हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो शुक्राणु है उसका आकार की संरचना का अध्ययन करेंगे अपन आज। द स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही सूक्ष्म होता है ये, जिसको अपन माइक्रोस्कोप के नीचे दे सकते हैं। और ये मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, चलता फिरता है। स्पर्म्स रिमेन अलाइव एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टाइज इन ओवम from 24 hours to 48 hours after having been released in the female genetical tract। जब कॉपुलेशन होता है या मेल और फीमेल का मीटिंग होता है तो स्पर्म जब छोड़ दिया जाता है टेस्टिस से बाहर की तरफ, तो वो जो फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर वो 24 से 48 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है। ठीक है ना। और उसके अंदर क्षमता ये रहती है कि वो अंडे को निषेचित कर सकता है। तो ये स्पर्म्स remain alive and retain their ability to fertilize an ovum from 24 hours to 48 after having been released in the female genetical tract। A typical mammalian sperm consists of hair। और जो मैमलियन है उसका स्पर्म को देखा जाए तो उसके हेड रीजन मिलेगा, उसके नेक रीजन मिलेगा और उसका मिडिल पीस एंड टेल। तो ये उसके पार्ट सर, ठीक है ना, धड़ मिलेगा, उसका मिडिल पार्ट मिलेगा और टेल। हेड रीजन इट कंटेन्स एंटीरियर, जो सर भाग है उसका सबसे आगे वाला भाग है जिसके अंदर एक्रोसोम पाया जाता है। पोस्टीरियर लार्ज, पीछे की तरफ उसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है हेड के अंदर। तो हेड के अंदर एक्रोसोम फर्स्ट भाग में केंद्रक मिलता है। तो एक्रोसोम इज फॉर्म्ड द गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, तो जो एक्रोसोम है वो किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम्स कंटेन, तो एक्रोसोम के अंदर हाइलोयूरिनिडेज, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है, विच आर पॉपुलरली नोन एज स्पर्म लाइजिन, जिसको स्पर्म लाइजिन कहा जाता है। हाइलोरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जिसको क्या कहा जाता है? स्पर्म लाइजिन कहा जाता है। दैट आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट एंड पेनिट्रेट द ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन के समय जब अंडाणु को स्पर्म के द्वारा या शुक्राणु के द्वारा जब उसके अंदर प्रवेश किया जाता है, उस समय ये स्पर्म लाइजिन कहें या उसको हाइलोयूरिनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहें, वो उसमें कार्य करता है या उसमें हेल्प करता है स्पर्म को ओवम के अंदर प्रवेश करने के लिए। ये नॉर्मली अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो स्पर्म इस प्रकार से दिखाई देगा। और आकारिकी रूप से इसको देखें तो ये हेड रीजन है जिसके अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस आता है। और इन एक्रोसोम और न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, इसको इसकी, क्योंकि ये जो स्पर्म है ये एक अपने आप में एक कोशिका है जो कि हैप्लॉइड है, सोमैटिक कोशिकाओं से भिन्नता रखती है और इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हेड रीजन है, हेड रीजन में एक्रोसोम और केंद्रक, इसके चारों तरफ एक झिल्ली देखने को मिलती है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। और उसके पश्चात जो ये है ये नेक रीजन है। ठीक है ना, ये वाला बीच वाला नेक रीजन है। और ये जो ये पार्ट है ये मिडल पीस पास है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और एक्सियल फिलामेंट, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और एक्सियल फिलामेंट, जिसका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का अरेंजमेंट है। ठीक है ना। और ये पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या है? टेल रीजन है, जिसके अंदर सिर्फ खाली एक्सियल फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेगा। फाइब्रियस शीथ उसके चारों तरफ पाई जाएगी। ये मिडल पीस है, ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, ठीक है ना। और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, यहाँ पर डायस्टल सेंट्रियोल भी पाया जाता है, ठीक है ना। और ये रिंग सेंट्रियोल भी किसी न किसी स्पर्म में मैमलिन के देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार के सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डायस्टल सेंट्रियोल, जिससे फिर ये एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं। जैसे यहाँ डायस्टल सेंट्रियोल है तो इससे फिर बहुत सारे एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं, जो कि इसका जो ये पूरी टेल है, एक्सोनैम का है इसकी स्पर्म की, उसका निर्माण करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि कशाभिकाएं, जो पक्षाभिकाएं होती है उसकी तरह ही होता है। नेक रीजन, इट इज ए वेरी शॉर्ट एंड प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड मिडल पीस। तो ये नेक रीजन है, नेक मतलब जो गर्दन भाग है स्पर्म का, तो वो सर और जो इसका मिडल पीस होता है उसके बीच में आता है। इट कंटेन्स द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो अगर भाग का सेंट्रियोल है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विच प्ले ए रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो इसके नेक रीजन में पाया जाता है,
जो अपनी भूमिका कहाँ अदा करता है, क्लीवेज विदलन के समय, ऑफ द जाइगोट एंड डाइस्टल सेंट्रियोल विच गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट। तो डाइस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, जो स्पर्म के जो उसके मिड पीस में और उसकी टेल रीजन में जो एक्सियल फिलामेंट चलते हैं इस प्रकार के, उस एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है किससे, डाइस्टल सेंट्रियोल से। डाइस्टल मतलब पश्च भाग जो पीछे तरफ पाया जा रहा है वो सेंट्रियोल, और जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो विदलन के समय काम आता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल मिलेगा, और ये प्रोक्सिमल, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, और ये डाइस्टल सेंट्रियोल इस पर। तो जस्ट जैसे ही न्यूक्लियस खत्म होता है तो वहाँ पर केंद्रक का भाग जो खत्म होता है वहाँ पर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और उसके पश्चात जो डाइस्टल सेंट्रियोल है वो जिससे एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं, और प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है वो अपनी भूमिका निभाता है कितने, विदलन के लिए, क्लीवेज के लिए, ऑफ द जाइगोट। जाइगोट में जो क्लीवेज होते हैं, ठीक है ना, जिससे सेल डिवीजन आगे चलता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो उसके लिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल काम आता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो मिडिल पीस है, द मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म। मानव के स्पर्म के मिडिल पीस की बात कर रहे हैं तो इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, कोइलेंट माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ठीक है ना, जिसको एक्सियल फिलामेंट, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे क्या है, एटीपी बनती है, और वो ऊर्जा प्रदान करती है स्पर्म के चलने फिरने के लिए। सो इट इज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है इसका स्पर्म। एट द एंड ऑफ मिडिल पीस, जैसे ही मिडिल पीस समाप्त होता है, देयर इज ए रिंग सेंट्रियोल, तो वहां पर एक रिंग सेंट्रियोल। तो यहाँ पर स्पर्म के अंदर आपको 3 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। एक तो ये रिंग वाला सेंट्रियोल, ठीक है ना, और एक का अपन जिक्र कर लिया, डाइस्टल सेंट्रियोल और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डाइस्टल सेंट्रियोल दूसरा, और रिंग सेंट्रियोल तीसरा, 3 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, और तीनों का अपना अलग अलग काम है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो कि क्लीवेज में काम करता है, डाइस्टल सेंट्रियोल जैसे एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं, ठीक है ना, और जो रिंग सेंट्रियोल है इसका अभी तक फंक्शन अननोन है, अभी तक अज्ञात है। Posterior half of the nucleus, neck and middle piece of the sperm are covered by the sheath called manchet। तो जो पोस्टीरियर आधा भाग है केंद्र का आधा भाग और मिडल पीस इस पर, जो कि एक आवरण से, शीथ से कवर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, मेनसेट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मेनसेट। जो आप यहाँ से डायग्राम में यहाँ से लगाकर, इस जगह से लगाकर, इस जगह जो आवरण पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, मेनसेट कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर भी आप इसके स्ट्रक्चर को और भी समझ सकते हैं। ये एक्रोसोम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये सेंट्रियोल है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल है, जो कि वैसे ये जिगजैग मोशन में इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल अरेंज होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट्स की तरह अरेंज होते हैं, ठीक है ना। इस यहाँ से लगाकर यहाँ तक आधा जो न्यूक्लियस तक यहाँ एक आवरण पाया जाता है जिसको मेनसेट कहा जाता है, मिडल पीस से लगाकर और हाफ न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है ना, और यहाँ से लगाकर ये पूरा इसका टेल रीजन होता है जिसमें खाली एक्सियल फिलामेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसको और डायग्राम से समझ सकते हैं। ये बार वाला एक्रोसोम जो गोल्जी गोल्ड का ऐसे बनता है, पोस्ट एक्रोसोमल रीजन है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है ना, ये एक्सियल फिलामेंट है, ये जो बीच में दिख रहे हैं इसमें भी, ठीक है ना। ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये इसको साइड से देखें तो इस तरह दिखाई देगा सेंट्रियोल, ठीक है ना। पश्च भाग, द टेल इज सेवरल टाइम्स लॉन्गर, तो इसका पूंछ भाग है वो सबसे बहुत बड़ा है, लंबा है, सॉरी बड़ा नहीं कह सकते हैं। इन द मोस्ट पार्ट called main piece, the axial filament is surrounded by a thin layer of cytoplasm. The part behind the main piece called end piece, which consists of necked filaments alone. The sperm swims about by its tail in a fluid medium। तो तरल जो पदार्थ होता है उसके अंदर इसको जब मूवमेंट करना होता है फ्रीली, तो जो तैरने के लिए उस फ्लूइड में, तो उसके लिए टेल जो इसका पश्च भाग है वो इसमें मदद करता है, और सिर्फ पश्च भाग के अंदर सिर्फ, और जो कि लंबा होता है हेड से कई गुना, सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द हेड रीजन, ठीक है। द मोस्ट पार्ट मेन पीस, द एक्सियल फिलामेंट इज सराउंडेड बाय थिन लेयर। तो पूंछ के अंदर सिर्फ एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि एक बाहर से घिरे हुए होते हैं पतले लेयर से, साइटोप्लाज्म। द पार्ट बिहाइंड द मेन पीस इज कॉल्ड, जो मेन पीस होता है उसके पीछे की तरफ, सबसे पीछे की पार्ट होता है उसको अंतिम पीस कहते हैं। इस कंस्टिट्यूट ऑफ नेक्ड फिलामेंट्स अलोन, तो उसके पीछे तो बिल्कुल एकदम नगन फिलामेंट रहता है जिसके ऊपर चारों तरफ कोई
मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और आगे का जो होता है तो उसके चारों तरफ यहाँ मेम्ब्रेन को देखने को मिलती है। तो ये जो टेल रीजन होता है, और ये सबसे एंड वाला भाग होता है, वो सिर्फ खाली एक्सियल फिलामेंट होता है, उसकी तरफ मेम्ब्रेन भी नहीं होते। तो ये नेक्ड, इसलिए इसको नेक्ड फिलामेंट कहा गया, नेक्ड तंतु कहा गया है पीछे वाला जो भाग। तो ये अपने आज के टॉपिक के थ्रू हो गए स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगले अपन ये वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।